आज हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब देखें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या करना रहेगा, तो ध्यान दें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में दो टाइप के अकाउंट क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चंस आते हैं जिसमें हमें डिसोल्यूशन के केस में रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। क्या बनाना पड़ता है? रियलाइजेशन अकाउंट। अब इस रियलाइजेशन अकाउंट को हम कई बार सीख चुके हैं। क्या करेंगे, हमें असेट लिखना है डेबिट साइड में, लायबिलिटीज लिखना है क्रेडिट साइड में। ध्यान दें ये कहां से लाके लिखेंगे, ये दोनों आइटम बैलेंस शीट से। ध्यान दें क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन रहेगी, वहां से लाके हम लिखेंगे। फिर असेट का ट्रीटमेंट इस साइड होगा क्रेडिट साइड में, और लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट डेबिट साइड में होगा। यहाँ पर हर तरह की असेट और का ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। यहाँ पर हर तरह की लायबिलिटी का ट्रीटमेंट होगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड। और देन रियलाइजेशन एक्सपेंस हम यहाँ पर लाके लिखेंगे। देखिए क्वेश्चंस में एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, ये 2018 का 6721 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 14 था। इस क्वेश्चन में एक दिक्कत थी, पर क्वेश्चन अच्छा था इसलिए मैंने करा। इस क्वेश्चन में लिखा, हिंदी वर्जन में तो क्या लिखा हुआ, वसूली खाता तैयार कीजिए। वसूली खाते का मतलब था रियलाइजेशन अकाउंट, पर इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन आया था प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या लिखा हुआ है? प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट। पर एक क्वेश्चन रियलाइजेशन का था, मिस्टेक होने के कारण क्या हुआ, बच्चों को यहाँ पर बोनस मार्किंग रही। तो यदि ऐसे किसी क्वेश्चन में मिस्टेक दिखे तो उसे अटेम्प्ट करके जरूर आए। अब देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। आशीष एंड कान्हा वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 18 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। अब हमने देख ही लिया, हमें बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट हमें बनाना है। यहाँ रिवैल्यूएशन लिखा है, पर हमें बनाना क्या है, रियलाइजेशन अकाउंट। अब ध्यान दें यहाँ से ये जितनी भी एसेट है बैंक को छोड़ देंगे, आप स्टॉक ट्रांसफर करेंगे, डेटर्स ट्रांसफर करेंगे, फर्नीचर ट्रांसफर करेंगे, प्लांट ट्रांसफर करेंगे, इन्वेस्टमेंट ट्रांसफर करेंगे, पर प्रॉफिट लॉस ट्रांसफर नहीं करेंगे। ये सारी ये जितनी भी एसेट्स है, इन सारी एसेट्स को आप क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे। तो इसे हम लिखेंगे टू स्टॉक। सबसे फर्स्ट टू स्टॉक, स्टॉक है 24,000 रुपीज का। देन नेक्स्ट वन टू डेटर्स, डेटर्स है 19,000 रुपीज के। अब ध्यान दो, यदि डेटर्स में से कुछ प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स दे रखा हो तो डेटर्स की फुल वैल्यू जो इनर कॉलम में लिखी है वो आप यहाँ पे लाके लिखेंगे, और जो प्रोविजन है वो आपको यहाँ पर क्रेडिट साइड में लाकर लिखना रहेगा। नेक्स्ट क्या है, फर्नीचर। तो यहाँ नेक्स्ट लिखे टू फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू 40,000 रुपीज। नेक्स्ट क्या है, टू प्लांट, टू प्लांट 2,10,000 रुपीज। देन प्लांट के बाद नेक्स्ट आइटम है टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट, ये है 32,000 रुपीज के। अब ध्यान दें क्या क्या ट्रांसफर नहीं होता है, कैश इन एंड कैश बैंक ट्रांसफर नहीं होता है, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट दिया तो वो भी ट्रांसफर नहीं होगा, प्रॉफिट लॉस अकाउंट भी ट्रांसफर नहीं होगा। ये सब चीजें आपको छोड़ के बाकी सब ट्रांसफर करना है। लाइट साइड में ट्रेड क्रेडिटर्स ट्रांसफर होंगे, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होगा, मिसेस आशीष का लोन भी ट्रांसफर होगा, कान्हा का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। कान्हा कौन है? पार्टनर, तो पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड डिपेंड करेगा क्वेश्चन की वर्डिंग्स पे। देखते हैं वो क्या वर्डिंग्स है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होगा, यदि इस साइड इन्वेस्टमेंट है तो इस साइड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होगा, कैपिटल ट्रांसफर नहीं होगी। तो लायबिलिटी साइड में से क्या क्या ट्रांसफर नहीं होता है, पार्टनर का कैपिटल या करंट अकाउंट, कैपिटल ट्रांसफर नहीं करी, करंट था ही नहीं। पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होगा, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, P&L ट्रांसफर नहीं होंगे। तो देखिए हम, अच्छा ये सिर्फ ट्रांसफर करने भर से असेट को डेबिट में, लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिखने से भी नंबर मिल जाते हैं। 1.5 मार्क्स तो इन चीजों को लिखने के ही होते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट का यदि क्वेश्चन आए तो यदि आपने डाटा लिख भी दिया है तो भी आपको बड़ी इजीली मार्क्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम लिखें ट्रेड क्रेडिटर्स को क्रेडिट साइड में, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000 के, बाय ट्रेड क्रेडिटर्स 42,000 रुपीज के। नेक्स्ट क्या है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ट्रांसफर होगा 60,000 रुपीज का, तो बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, बाय एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 60,000 रुपीज का। देन मिसेस आशीष का लोन, ये भी ट्रांसफर होगा 9,000 रुपीज। पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं होता है, बाकी सारे लोन ट्रांसफर होंगे। तो ये पार्टनर की वाइफ का लोन है, बाय मिसेस आशीष लोन 9,000 रुपीज। देन कान्हा का लोन ट्रांसफर नहीं होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को देखते हैं क्या करना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ट्रांसफर होगा, तो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इसकी वैल्यू थी 4,000 रुपीज, हम 4,000 यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। देन
इतना आपने बैलेंस शीट में से ट्रांसफर कर लेने के बाद, इतने ही आइटम्स बैलेंस शीट से ट्रांसफर कर लेने के बाद आप इंफॉर्मेशन पर जाएं। क्या है इंफॉर्मेशन? आशीष एग्री टू टेक ओवर फर्नीचर एट 38,000 एंड पे ऑफ मिसेस आशीष लोन। तो आशीष ने फर्नीचर ले लिया है और उसकी वाइफ का लोन पे कर रहा है। तो ध्यान दें, यहाँ पर जो असेट्स इस साइड दे रखी है, इन सारे असेट का ट्रीटमेंट आपको इस साइड करना है। जो लाइबिलिटीज है, उन लाइबिलिटीज का ट्रीटमेंट आपको इस साइड करना है। यहाँ पर लिखेंगे बाय आशीष कैपिटल, बाय आशीष कैपिटल के नाम से आप लिखेंगे, बाय फर्नीचर करके नहीं लिखेंगे, बाय आशीष कैपिटल। ब्रैकेट में उसने क्या लिया? फर्नीचर लिया। कितने में लिया? उतने में लिख देंगे 38,000 रुपीज में। मिसेज आशीष का लोन यहाँ था तो उसका ट्रीटमेंट इस साइड होगा। टू आशीष लोन, उसने क्या लिया? मिसेज आशीष का लोन लिया, सॉरी आशीष कैपिटल आएगा ये। मिसेज आशीष लोन उसने लिया, किस वैल्यू पे लिया? 9,000। तो ये 9,000 आपने यहाँ पर लाके लिख दिए। देन नेक्स्ट पॉइंट पढ़े, क्या है? डेटर्स रियलाइज 18,500 एंड प्लांट रियलाइज 10% मोर। डेटर्स क्या हुआ? 18,500 रियलाइज हुए और प्लांट 10% मोर। तो असेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में होगा, तो यहाँ लिखेंगे आप बाय बैंक के नाम से। क्या? बाय बैंक। डेटर्स से कितना आया? 18,500 और प्लांट से कितना आया? 10% मोर। प्लांट था 2,10,000 का, उसमें 10% एडअप किया 21,000, ये हो गया 2,31,000। Then Kano took 40% of the stock at 20% less than book value. Remaining stock was sold at a gain of 10%. कानो ने क्या करा? 40% स्टॉक लिया 20% लेस पे, तो असेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट में होगा। बाय कानोस कैपिटल, बाय कानोस कैपिटल उसने स्टॉक लिया। कितना स्टॉक लिया? 40% स्टॉक। तो देखिए हमारा स्टॉक कितने का था? स्टॉक था 24,000। इस 24,000 का 40% निकालेंगे, वो निकल के आया 9,600। और उस 9,600 के स्टॉक को क्या करा? 20% लेस। तो 9,000 इस 600 का भी आप क्या करेंगे? 20% निकाल के माइनस करेंगे, या 1920 और इसे माइनस करा तो वैल्यू है 7680। 7680 ये वैल्यू आउटर कॉलम में लिख दें हम, 2,49,500 रुपीज। देन और क्या हुआ था? रिमेनिंग स्टॉक वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 10%, तो इसे हम लिख दें बाय बैंक। असेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट साइड में आएगा, बाय बैंक। रिमेनिंग स्टॉक कितना था? तो 24,000 में से 40% स्टॉक चला गया था, जो कि 9,600 का था। रिमेनिंग रहा 60%, आपने निकाला हुआ है 14,400, और उस 14,400 में 10% आप 14,408 ऐड कर देंगे तो 15,840। 15,840 ये स्टॉक रिमेनिंग था, वो ले लिया। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन में? ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फुल सेटलमेंट। बड़ा अच्छा पॉइंट आया ये। ट्रेड क्रेडिटर्स टुक ओवर इन्वेस्टमेंट फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिया। ध्यान दें, यदि किसी लायबिलिटी के पेमेंट में कोई असेट दे दी जाए, यदि किसी लायबिलिटी के पेमेंट में कोई असेट दे दी जाए तो उसका ट्रीटमेंट हम नहीं शो करेंगे। ध्यान दें, आप इन्वेस्टमेंट को यहाँ आपने ट्रांसफर करा, क्रेडिटर्स को यहाँ पर भी ट्रांसफर करा, पर इसके सेटलमेंट की कोई एंट्री आप नहीं करेंगे क्योंकि लायबिलिटीज के पेमेंट में हमने असेट दे दी है। नेक्स्ट वन, कानो एग्री टू टेक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग डिसोल्यूशन एट एन एग्रीड डिमेंशन ऑफ 12,000 एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, एक्चुअल एक्सपेंस अमाउंटिंग टू रुपीज 8,000। अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या बात आई? हमने कानो को अपॉइंट किया, किसके लिए? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा, जितने पे अपॉइंट करे वो यहाँ आएगा, टू कानोस कैपिटल। कानोस कैपिटल कितने पे अपॉइंट किया? 12,000 रुपीज पे हमने अपॉइंट किया। देन काम करने के लिए दिया था, और साथ में क्या करा? एंड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी वह ही बियर करेगा। तो ध्यान दें, जब हम किसी पार्टनर को रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस के लिए अपॉइंट कर दें तो एक्चुअल एक्सपेंसेस हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। एक्चुअल एक्सपेंसेस हमें रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखना है। अब जितना क्वेश्चन में था वो हमने सारी बातें लिख ली। इसके बाद चेक करें, क्या चेक करें? देखो यहाँ गलती करता स्टूडेंट। ट्रेड क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो गया, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के बारे में क्वेश्चन में कुछ भी लिखा हुआ नहीं आया। तो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, यदि किसी लायबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ है तो हम उसे मन से पे करेंगे टू बैंक अकाउंट। किसे पे करा? हमने एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का पेमेंट करा। कितना? जितने का था उतना ही हमने उसको पेमेंट कर दिया, 60,000 रुपीज ये हमने पेमेंट कर दिया। ट्रेड क्रेडिटर्स का सेटलमेंट हो गया, ईपीएफ का हो गया, मिसेस आशीष के लोन का हो गया। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन इज अ
हमने यहाँ पर लिखा। अच्छा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व था, मैंने बोला था पॉइंट आएगा तो लिखेंगे, तो क्वेश्चन में कोई पॉइंट नहीं आया। यदि कोई पॉइंट आता है तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व यहाँ पर आएगा। इस बार कोई पॉइंट नहीं आया तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। यहाँ पर कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं आएगा। यदि कुछ क्लेम आता तो जितना क्लेम होता उतना रिजर्व यहाँ पर आप क्रेडिट साइड में लिखते और क्लेम का पेमेंट यहाँ पर आप करते। तो इस क्वेश्चन में कोई वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व के बारे में क्लेम के बारे में बात नहीं करी है। तो हम इस वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होगा वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। तो हमने लाइबिलिटीज को चेक करा, एक लाइबिलिटी का पेमेंट नहीं बोला था तो हमने मन से उसका पेमेंट कर दिया। देन असेट को चेक करें, स्टॉक 2 बार में हो गई, डेटर्स का भी सेटलमेंट हो गया, फर्नीचर आशीष ने ले लिया था, प्लांट हमने बेच दिया था, यहाँ पर प्लांट बेच दिया, इन्वेस्टमेंट हमने सेटलमेंट दे दिए। तो ध्यान दो, क्वेश्चन को एंड करने के पहले मींस वो टोटल करने के पहले चेक करना चाहिए क्या सारी एसेट और सारी लायबिलिटीज का सेटलमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। अब इस बार टोटल कर ले, 42,000 प्लस 69,000 प्लस 42,000 प्लस 2,49,500 प्लस 7680 प्लस 15,840, इन सबको हमने एड अप करा तो हमारी क्रेडिट साइड की टोटल है 4,26,020। ये क्रेडिट साइड की टोटल है। अब हम डेबिट साइड की टोटल चेक करें तो हमारी टोटल है डेबिट साइड की 24,000 प्लस 19,000 प्लस 40,000 प्लस 2,10,000 प्लस 41,000 प्लस 72,000, ये है 4,06,000। डेबिट की टोटल कितनी आई, 4,06,000 आई। मीन्स व्हाट, रिमेनिंग 20,020 रुपीज से क्रेडिट साइड हायर है, क्रेडिट साइड आया तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू पार्टनर्स कैपिटल, इनके रेशियो में बांट देंगे। आशीष और कानो, इनका रेशियो था 3:2, तो यहाँ पर आशीष और कानो में 20,020 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 3:2 में। इसे कट करा तो यह 4,004, 12,012 एंड 8,008 ये पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ध्यान दें, रियलाइजेशन अकाउंट आप बनाएं तो क्या करना है, असेट डेबिट में ट्रांसफर करना है, लायबिलिटीज क्रेडिट में ट्रांसफर करना है, असेट का ट्रीटमेंट क्रेडिट में, लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट डेबिट में, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस लिख देंगे डेबिट में, डिफरेंस निकाल के पार्टनर्स कैपिटल में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब मैक्सिमम केसेस में यहाँ पर जनरल एंट्रीज पूछी गई है। तो देखें जनरल एंट्री से क्वेश्चंस क्या रहे, ये 2019 के सेट में कुछ क्वेश्चंस आए, देखे क्या क्वेश्चन था 67(1) में, लाल एंड पाल वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:7. On 1st for 15 their firm was dissolved. After transferring asset other than cash and outside liabilities to realization account, you are given the following information. Means what? ये asset realization account के डेबिट में ट्रांसफर कर चुके हैं, लायबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर कर चुके हैं। मींस व्हाट, हम जो कह रहे थे ना कि असेट और लायबिलिटीज यहाँ पर आती है, असेट का ट्रीटमेंट इस साइड और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट इस साइड। अब आपको सिर्फ ट्रीटमेंट की एंट्री करनी है, तो असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा और लायबिलिटी का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। सिर्फ इन दो बातों के लिए ही मैक्सिमम एंट्रीज होती है। तो पक्की बात है, यदि असेट का ट्रीटमेंट होगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट होगा तो रियलाइजेशन डेबिट होगा। देखते हैं क्या है। अ क्रेडिटर ऑफ 3,60,000 एक्सेप्टेड मशीनरी वैल्यूड एट 5 लाख एंड पेड टू द फर्म 1,40,000। अभी हमने पिछला क्वेश्चन कहा था, हमने वहां पर फर्नीचर दे दिया था क्रेडिटर्स को फुल सेटलमेंट में, तो उस फुल सेटलमेंट की कोई एंट्री नहीं होती है। पर इस बार क्या है, क्रेडिटर थे 360 के, उन्होंने मशीनरी ले ली 5 लाख की, पर रिमेनिंग 140 वो पे कर रहे हैं, यहाँ पर पैसा आ रहा है, पैसा आने की एंट्री करेंगे। और क्या एंट्री होगी, कैश रिसीव हुआ तो हमारी एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट। क्या करेंगे, हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। टू मशीनरी नहीं, टू क्या होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट। ध्यान देना, यहाँ पर सारी एंट्रियों में रियलाइजेशन आता ही आता है। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट और लायबिलिटी के ट्रीटमेंट में सब में रियलाइजेशन आएगा ही आएगा। कितना, उसने 1,40,000 हमें पे कर दिए, तो हमने 1,40,000 रिसीव करने की एंट्री कर लेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,40,000। नेक्स्ट देखें, अ सेकंड क्रेडिटर ऑफ 50,000 एक्सेप्टेड स्टॉक एट 45,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। तो फुल सेटलमेंट पर आ गया,
तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। पर ध्यान दें ऐसी गलती ना करें। कैसी गलती ना करें, यहाँ पर आपने ए पॉइंट डाला, बी पॉइंट के सामने आपको लिखना है नो एंट्री। ध्यान दें नो एंट्री लिखना है। कई बार बच्चे नो एंट्री लिख के नहीं आते हैं, एंट्री तो करके नहीं आते हैं पर लिखना भूल जाते हैं कि इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। तो ये नो एंट्री भी आपको लिखना पड़ेगी और नो एंट्री लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज हो सकता है आपको मार्क्स ना मिले। और नरेशन भी लिखने की याद रखें, बीइंग अमाउंट रियलाइज्ड। देन थर्ड क्या एंट्री थी, अ थर्ड क्रेडिटर अमाउंटिंग टू 90,000 एक्सेप्टेड 45,000 इन कैश एंड इन्वेस्टमेंट वर्थ 43,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम। थर्ड क्रेडिटर था, उसने 45,000 तो कैश में लिया, इट मीन्स व्हाट, हमें कैश का पेमेंट तो करना है, और 43,000 के इन्वेस्टमेंट ले लिया सेटलमेंट में। तो जो इन्वेस्टमेंट ले लिया उसकी कोई एंट्री नहीं करेंगे, पर जो कैश में डीलिंग होगी उसकी एंट्री करेंगे। इस फर्स्ट केस में कैश रिसीव किया था, थर्ड केस में कैश का हमने पेमेंट किया है। तो कैश का पेमेंट करा है तो क्या होगा, कैश जा रहा है, कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट होगा, कैश को क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग अमाउंट पेड। कितना अमाउंट पे करा, क्वेश्चन में लिखा था कितना पे करा, 45,000। तो जो जिस अमाउंट का पेमेंट करा उसकी हम एंट्री यहाँ पर कर देंगे। देन अगला क्या है, लॉस ऑन डिसोल्यूशन वाज 15,000। लॉस ऑन डिसोल्यूशन कितना है, 15,000। तो इस लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की हम एंट्री करेंगे। लॉस से कैपिटल क्या होती है, रिड्यूस होती है। कैपिटल रिड्यूस होगी तो कैपिटल डेबिट होगा और रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर देखें पार्टनर्स के नाम क्या, लाल और पाल है, क्या रेशियो 3:7। तो कैपिटल रिड्यूस करने के लिए हमें उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो लाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, पाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लॉसेस से कैपिटल रिड्यूस होगी और रियलाइजेशन को क्लोज करना है। तो रियलाइजेशन में लॉस आया मतलब क्या, डेबिट साइड हायर है तो बंद करने के लिए उसे क्रेडिट करा। कितना लॉस आया था, 15,000 का लॉस आया, तो 15,000 आपने यहाँ पर लिख दिया। देन उसे आपको 3:7 में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब मीन्स डिवाइड बाय 10 करना है। 1500 इंटू 3, 4500 यहाँ पर और 10,500 यहाँ पर आपकी एंट्री जाएगी बीइंग लॉस ऑन रियलाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटेड। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या खास बात थी, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ फोकस किस पे किया गया, फोकस किया गया लायबिलिटीज के सेटलमेंट के थ्रू। क्या सेटलमेंट करा यहाँ पर, एक बार फुल सेटलमेंट हो गया, न लिया न दिया। एक बार ज्यादा अमाउंट की एसेट दे दी गई तो रिमेनिंग ले लिया, यहाँ पर कम अमाउंट की एसेट दी तो रिमेनिंग पे कर दिया, और लॉस ऑन डिसोल्यूशन की हमने एंट्री कर दी। देन देखें नेक्स्ट, अगेन ये भी एंट्रीज ही आई। अंकित, बॉबी एंड कार्तिक वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31/3/18। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज for following transaction after various assets other than cash in bank and third party liabilities has been transferred to realization account। तो यहाँ पे दो काम कर चुके होते हैं, क्या दो काम कर चुके होते हैं, असेट और लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर चुके होते हैं, सिर्फ हमें उनके सेटलमेंट की एंट्री करनी है। तो असेट के सेटलमेंट में रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, लायबिलिटीज के सेटलमेंट में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। इतना सा बात ध्यान दे दी तो आपकी एंट्रीज गलत नहीं होगी। देखिए द फर्म हैड स्टॉक ऑफ 80,000, अंकित took over 50% of stock at a discount of 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। तो हमारे पास स्टॉक कितने का था, 80,000 का था। इसके दो पार्ट करें, 50% 40,000 है, 40,000। अंकित ने क्या कहा, डिस्काउंट पे लिया 20%, तो 8,000 माइनस करें तो उसने 32,000 पे लिया, और रिमेनिंग स्टॉक 30% प्रॉफिट पे सोल्ड आउट कर दिया, तो इसे 12,000 ऐड करके 52,000 में लिख दिया। अब ध्यान दें इसकी आप दो एंट्री भी कर सकते हो और एक एंट्री में भी काम हो सकता है। देखिए असेट है, हम किसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, असेट का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। असेट का ट्रीटमेंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा, तो रियलाइजेशन हो गया क्रेडिट। अब यदि पार्टनर ने ले लिया तो हमारी एंट्री क्या हो जाएगी, फर्स्ट एंट्री अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट, अंकित कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने में लिया था, हमने कैलकुलेशन करी थी 32,000। पैसा आया, बेचा है तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट। इसमें कितना अमाउंट आया, 52,000। और असेट का ट्रीटमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट 84,000 नरेशन लिख देंगे बीइंग सेटलमेंट ऑफ स्टॉक। सेकंड देखें, अ लायबिलिटी अंडर ए सूट फॉर डैमेजेस इंक्लूडिंग इन क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड एट 32,000 as against only 13,000 provided in the books। Total creditors of the firm was 50,000
बड़ा अच्छा पॉइंट है, बहुत स्पेशल सा पॉइंट है ये वाला क्वेश्चन। ए लाइबिलिटी अंडर ए शीट फॉर डैमेजेस इंक्लूडिंग क्रेडिटर्स वाज सेटल्ड एट 32,000। हमने कितना पे करा? 32,000 पेमेंट करा। एज अगेंस्ट 13,000 प्रोवाइडेड इन द बुक्स। बुक्स में हमने उसके लिए एंट्री कर रखी थी, कितने से कर रखी थी? 13,000 से एंट्री कर रखी थी, और 13,000 से हमने एंट्री कर रखी थी। हमारे कुल क्रेडिटर 50,000 के थे। कुल क्रेडिटर कितने के थे? 50,000 के थे। इस 15,000 में से 13,000 की हमारी लाइबिलिटी थी। 50,000 के क्रेडिटर्स में से क्या था हमारा? 13,000 की लाइबिलिटी फॉर डैमेजेस थी जो हमने कर रखी थी। रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने हैं? 37,000। रिमेनिंग क्रेडिटर्स कितने के? 37,000। इन क्रेडिटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला कितना पेमेंट करा, तो हम मानते फुल पेमेंट करा। और जो 13,000 की लाइबिलिटी थी उसका पेमेंट कितना करा आपने? 32,000। तो हमने 37,000 प्लस 32,000 कुल मिला के हमने 69,000 का पेमेंट किया है। तो ये पेमेंट की एंट्री है, और पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में होता है। पेमेंट कहाँ होता है? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में होता है। तो हमारी दूसरी एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू केशिया बैंक। अमाउंट आया 69,000। अमाउंट कितना रहा? 69,000। अमाउंट ध्यान से निकालें, यदि अमाउंट रॉन्ग होगा तो एंट्री के कोई नंबर नहीं मिलेंगे। Being payment made to creditors. Third point, Bobby's sister loan 20,000 was paid along with interest of 2,000. बॉबी की सिस्टर का लोन हमने क्या करा? पे करा। कितना? 2,000 के इंटरेस्ट के साथ। बॉबी की सिस्टर का लोन हमने क्या करा? 2,000 के इंटरेस्ट के साथ पे करा। अब 2,000 के इंटरेस्ट के साथ पेमेंट करा, तो ध्यान दो, क्या पार्टनर का लोन ही ट्रांसफर नहीं होता कि सारे लोन ट्रांसफर नहीं होते हैं? तो ध्यान दे, पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट आ ही रहा है। अदरवाइज जितने भी लोन है वो सब रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। तो यह लायबिलिटी के सेटलमेंट की ही एंट्री है। ध्यान दे, लायबिलिटी के सेटलमेंट की ही एंट्री है। लायबिलिटी का सेटलमेंट, लायबिलिटी का सेटलमेंट रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में होता है। लायबिलिटी ट्रांसफर क्रेडिट साइड में होती है और सेटलमेंट डेबिट में होता है। तो जो हमने अभी एंट्री पास करी थी, कौन सी? क्रेडिटर्स की। सेम क्रेडिटर्स वाली एंट्री अगेन हमें पास कर देना है। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। क्या एंट्री करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। अब बच्चों से क्या गलती होती है? यहाँ पे वो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश करते हैं, यहाँ पर बॉबीज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश कर देते। गलत है ये एंट्री। इस एंट्री के नंबर नहीं मिलेंगे। किसी भी असेट और किसी भी लायबिलिटी, ध्यान दें, किसी भी असेट और किसी भी लायबिलिटी के सेटलमेंट में के लिए आप जब एंट्री करेंगे तो उस एंट्री में उस लायबिलिटी या असेट का नाम नहीं आएगा। ध्यान दें, उसका नाम नहीं लिखना है। एंट्री की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बीइंग अमाउंट पेड फॉर। अमाउंट पेड इतना लिख के भी छोड़ सकते हैं, नरेशन लिखकर जरूर आए। अधूरा छोड़ते हैं तो मार्क्स कर सकते हैं, पर अधूरा लिखेंगे तो चलेगा। तो आपने कितना पेमेंट करा? 22,000 रुपीज का पेमेंट यहाँ पर किया। नेक्स्ट लास्ट एंट्री, कार्तिक लोन ऑफ 12,000 was settled 12,500। अब कार्तिक कौन है? अंकित, बॉबी एंड कार्तिक। कार्तिक कौन है? एक पार्टनर है, और पार्टनर के लोन का सेटलमेंट कितने पे हुआ? 12,500। ध्यान दे, ये अकेला एक्सेप्शनल आइटम है। ध्यान दे, फिर से बोल रहा हूँ, एक अकेला एक्सेप्शनल आइटम है जिसका पेमेंट उसके नाम से होगा। जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है, जितनी भी एक्सटर्नल लायबिलिटी, उनके पेमेंट में आप उनका नाम नहीं लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पर ये क्रेडिटर्स का पेमेंट करा तो एंट्री करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। बॉबी की सिस्टर के लोन का पेमेंट करा तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और अब हम क्या कर रहे हैं? पार्टनर का लोन का पेमेंट कर रहे हैं, और पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। पार्टनर का लोन रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है, और यदि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है तो उसका सेटलमेंट भी रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नहीं होगा। यहाँ पर एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी? उसका पेमेंट करने की। किसका पेमेंट कर रहे हैं हम? कार्तिक के लोन का पेमेंट कर रहे हैं। तो लिखें कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट, कार्तिक लोन अकाउंट डेबिट। कितना था लोन? 12,000 रुपीज का लोन था, पर हमने पेमेंट 12,500 करा, तो जो 500 एक्स्ट्रा करा उससे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा 500 रुपीज से टू कैश और बैंक अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। 12,500 रुपीज being amount paid for कार्तिक लोन, being amount paid for कार्तिक लोन। तो ये एंट्री वाला क्वेश्चन था। ध्यान दें, 6 मार्क का क्वेश्चन था। एंट्री कितनी थी? सॉरी, ये वाला क्वेश्चन नहीं,
ये क्वेश्चन भी 6 मार्क का ही नहीं 4 मार्क का 4 मार्क का क्वेश्चन था और 4 एंट्रीज थी। 4 मार्क के क्वेश्चन में 4 एंट्रीज थी। थोड़ा ध्यान से करेंगे तो एंट्रीज में दिक्कत नहीं आती है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन। आदिराज करण वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2 ऑन 31 मार्च 2018 द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। अब ध्यान दीजिए ये वाला क्वेश्चन तो 6 मार्क का है। After the transfer of asset other than cash in hand and debt and third party liabilities of to realization account, the following information was provided. Again ये क्या कर चुके हैं, asset ट्रांसफर कर चुके हैं, liabilities ट्रांसफर कर चुके हैं। हमें किस बात की एंट्री करनी है, हमें इस बात की एंट्री करनी है, हमें सेटलमेंट करने की एंट्री करनी है। किस बात की एंट्री करनी है, हमें सेटलमेंट करने की एंट्री करनी है। लाइबिलिटीज को पेमेंट करना है और एसेट का पैसा रिकवर करना है। देखें क्या लिखे, Furniture of 70,000 was sold for 68,000 by auction and auctioneer's commission amounting to ₹2,000. हमने फर्नीचर जो 70,000 का था उसको 68,000 में बेचा और वहाँ पे 2,000 कमीशन लग गया। तो ध्यान दें यहाँ पर ये पेमेंट आने की एंट्री है। पेमेंट आने की एंट्री में हम क्या करेंगे, पैसा आ रहा है कैश या बैंक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो फर्नीचर को हमने बेचा है तो पेमेंट आया है और पेमेंट आया तो हम क्या एंट्री करेंगे, पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फर्स्ट पॉइंट कितना था, फर्नीचर 70,000 का था, सोल्ड करा 68,000 में, तो हमें पास 68,000 आए हैं और उस 68,000 में से 2,000 रुपीज का कमीशन हमने दे दिया, तो रिमेनिंग 66,000 रुपीज हम यहाँ पर एंट्री पास करेंगे। नरेशन बीइंग फर्नीचर, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम फर्नीचर, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम फर्नीचर। नेक्स्ट देखें, आदिराज लोन अमाउंटिंग रुपीज 35,000 वाज पेड। अब आदिराज कौन है, पार्टनर है। ध्यान दे, पार्टनर के लोन के लिए, पार्टनर के लोन का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं होता है। पार्टनर के लोन का पेमेंट रियलाइजेशन अकाउंट से नहीं होता है। तो जब पार्टनर के लोन का पेमेंट करने की एंट्री होगी तो उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू नहीं करेंगे, उसे हम डायरेक्ट पेमेंट करने की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर एंट्री क्या बनेगी आपकी, आदिराज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश। ध्यान दे, अकेले इस एंट्री के पेमेंट में हम पार्टनर उसका नाम लिखेंगे, एंट्री रहेगी आदिराज लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना, 35,000 का हमने पेमेंट करा, हम 35,000 रुपीज से यहाँ पर एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट आया, आउट ऑफ स्टॉक ऑफ 80,000 करंट टुक ओवर 50% ऑफ स्टॉक एट डिस्काउंट ऑफ 20%, while the remaining stock was sold at a profit of 30% on cost। जस्ट हमने अभी हल करा था, 80,000 के दो पार्ट करे, 40,000 और 40,000, क्या हुआ 50%, 20% डिस्काउंट पे लिया, 8,000 माइनस करें, कितना 32,000 में पार्टनर ने लिया और रिमेनिंग क्या हुआ 30% के प्रॉफिट बेचा, 12,000 में हमने बेच दिया। क्या एंट्री होगी, असेट के सेटलमेंट की एंट्री है। असेट का सेटलमेंट क्या होगा, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में होगा असेट का सेटलमेंट। कुछ पार्टनर ने लिया तो पार्टनर के नाम से एंट्री होगी, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। 32,000 से पार्टनर का नाम, 52,000 से कैश बैंक और टोटल मिला के 84,000 रुपीज से रियलाइजेशन में आ गया। नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 56,000। अब ध्यान दे, प्रॉफिट एंड लॉस हम पूरे पार्टनरशिप में एक ही काम करता है। क्या करा हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देन हम एडमिशन की बात करें, रिटायरमेंट की बात करें, डेथ की बात करें और यहाँ पर भी बात करें डिसोल्यूशन की। यदि बैलेंस शीट में यदि प्रॉफिट लॉस अकाउंट गिवन है, चाहे वो असेट साइड में हो या लायबिलिटी साइड में, उसे हम पार्टनर्स में बांट के खत्म कर देंगे। तो अभी कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस है, तो उसे हम बंद करने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। उसे हम बंद करने के लिए क्रेडिट करेंगे और डेबिट कौन होंगे, पार्टनर। पार्टनर के नाम क्या है, आदिराज और करण और रेशियो है 3:2। तो हमारी एंट्री होगी आदिराज कैपिटल अकाउंट डेबिट, करंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना था प्रॉफिट लॉस, 56,000 का था, तो प्रॉफिट लॉस में 56,000 लिख दिया हमने। देन क्या रेशियो था, पार्टनर रेशियो 3:2, तो हम क्या अमाउंट है 56,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, इंटू 3 करेंगे तो आया 33,600, आदिराज में आया 33,000
600 और 22,400 यहाँ पर आ गया। तो ये प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री आई। नेक्स्ट वन, रियलाइजेशन एक्सपेंस अमाउंटेड टू 2000 विच वर पेड बाय आदिराज। पे किसने करे हैं? आदिराज ने पे करे हैं। तो क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं लिखा हो तो हम क्या मानेंगे? बियर तो करेगी फर्म। कुछ नहीं बोला कौन बियर करेगा तो क्या मानेंगे? बियर कौन करेगा? फर्म। यदि फर्म बियर कर रही तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसने बियर करा, किसने पे करा? आदिराज ने पे करा। टू आदिराज कैपिटल अकाउंट, टू आदिराज कैपिटल अकाउंट। तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, कई सारी बातें इसने यहाँ पर कवर करी। अमाउंट है 2000 रुपीज। और ध्यान दो, यदि आप वीडियो ध्यान से देख लेंगे तो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, यहाँ पर ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा था और एक ही सेट में, एक ही एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए। ऐसा बहुत कम होता है पर 2 क्वेश्चन आए। यहाँ पर एक क्वेश्चन यहाँ ये 4 मार्क्स में और एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में। ऐसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन रहा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की जर्नल एंट्री विजुअल बैलेंस शीट देके पूछ ली गई 6 मार्क्स में यहाँ पर, और एक 4 मार्क्स में अलग से और पूछा गया। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11, द फर्म ऑफ मंजीत, सुजीत एंड जगजीत वाज डिसॉल्व्ड ऑन 31 मार्च 2018। अब ध्यान दो, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, किस चैप्टर में से कितने मार्क्स का आएगा, यह सीबीएसई ने कभी डिसाइड नहीं कर रखा है। तो किसी भी चैप्टर में से कितने भी मार्क्स का आ सकता है। बस ये पक्की बात है कि पार्टनरशिप 36 मार्क्स की आएगी। पार्टनरशिप कितने मार्क्स की आएगी? 36 मार्क्स की। जैसे आप देखेंगे इस पर्टिकुलर सेट में 10 मार्क्स कहाँ से आ गए? डिसोल्यूशन से आ गए। तो डिसोल्यूशन एक इजी टॉपिक है और इस इजी टॉपिक को आप सॉल्व करके देख लें। क्वेश्चंस में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। रियलाइजेशन अकाउंट के क्वेश्चन आते हैं या एंट्रीज के क्वेश्चन आते हैं, 2 टाइप के क्वेश्चन है। चलिए देखें। It was agreed that Sujit will take care of dissolution related activities and will get 10% of the value of asset realized. तो पार्टनर को हमने अपॉइंट किया, 10% उसे हम देंगे। सुजीत एग्रीड टू बियर रियलाइजेशन एक्सपेंस, वो रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी बियर कर लेगा। असेट रियलाइज 10,750। असेट कितनी रियलाइज हुई? 10,750। एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 90,000 which were paid by the firm's cash. 4,50,000 were paid to the creditors in full settlement of their claims. तो देखो पहली बात, हमने पार्टनर को अपॉइंट करा 10% पे। तो जब हम पार्टनर को अपॉइंट करेंगे तो पार्टनर को अपॉइंट जिस भी अमाउंट पे करेंगे हम उसके लिए क्या करेंगे? उसकी एंट्री करेंगे। पार्टनर को अपॉइंट करने की एंट्री करेंगे। पार्टनर को अपॉइंट करना फर्म के लिए एक्सपेंडिचर है, तो उस अपॉइंट करने के लिए हम एंट्री क्या करेंगे? तो हमने पार्टनर को अपॉइंट किया कितने पे? हमने पार्टनर को अपॉइंट किया है 10% ऑफ वैल्यू पे अपॉइंट किया है। अब जब 10% वैल्यू पे अपॉइंट किया तो 10,750, 10,750 इसका 10% निकाला तो 1,75,000। कितना? 1,75,000 पे हमने पार्टनर को अपॉइंट किया। तो पार्टनर को अपॉइंट करने की रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू किसे अपॉइंट किया हमने? जिस पार्टनर को अपॉइंट किया उसका नाम लिखेंगे। सुजीत को अपॉइंट किया तो टू सुजीत कैपिटल, टू सुजीत कैपिटल 1,75,000 रही। देन असेट रियलाइज 10,750 असेट से रियलाइज हुई। कितना? 10,750 रियलाइज हुए। तो असेट से जो रियलाइज है उसकी एंट्री कर देंगे। असेट से रियलाइज होने की एंट्री होगी, पैसा आया, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। असेट का नाम ले लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 10,750। देन थर्ड एंट्री तो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी। अब बड़ा अच्छा पॉइंट है, पार्टनर क्या करेगा? रियलाइजेशन के एक्सपेंस खुद बियर करेगा। जैसा क्वेश्चन में कहा, पार्टनर क्या करेगा? रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस बियर करेगा। अब रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हुए? 90,000 हुए। रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने हुए? 90,000 हुए। Which were paid by firm's cash, जिसका पेमेंट फर्म के कैश से किया गया। तो ध्यान दे, ये फर्म का एक्सपेंडिचर नहीं है। किसका एक्सपेंडिचर है? जिसको हमने अपॉइंट कर दिया। किसे अपॉइंट कर रखा है हमने? सुजीत को अपॉइंट कर रखा है। तो यहाँ पे एंट्री होगी सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुजीत कैपिटल अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन का एक्सपेंडिचर फर्म का एक्सपेंडिचर होता है,
पर जब फर्म किसी पार्टनर को एक्सपेंसेस के लिए अपॉइंट कर दे उस केस में फर्म का एक्सपेंडिचर नहीं है तो हमारी एंट्री होगी सुजित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। फर्म ने लेकिन पे जरूर किया है तो पे कराया तो वो क्रेडिट होगा कितने से 90,000 रुपीज से, जितना एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। तो यहाँ पर एक एक्चुअल एक्सपेंडिचर और अपॉइंटमेंट दोनों की बात भी कवर हुई यहाँ पर इससे। और नेक्स्ट क्या है, 4,50,000 were paid to the creditors in full settlement। 4,50,000 हमने क्या करा, क्रेडिटर्स को पे कर दिया। अब 450 यदि क्रेडिटर्स को पे करा तो क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री जाएगी। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने की एंट्री में यूटिलाइजेशन डेबिट होगा, यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक, यूटिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। 4,50,000 रुपीज का हमने यहाँ पर उन्हें पेमेंट किया है। अब इसी सेट में 4 मार्क का हमने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर ये था 11, ये 12 नंबर क्वेश्चन, सेट वाइज 6741 पेज नंबर 4, ये 6741 नेक्स्ट सेट, ये पेज नंबर 6। यहाँ पर क्वेश्चन क्या आया देखिए, ये क्वेश्चन था A, P and C were partners sharing profit and loss in the ratio of 2:1. Their balance sheet as of 31st March 18 was as follows. अब क्या बोला, pass the necessary journal entry on the dissolution of the firm। तो ध्यान दें इस बार हमें हर बात की एंट्री करनी पड़ेगी, ध्यान दें क्या करनी पड़ेगी, हर बात की एंट्री करनी पड़ेगी। अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम ये करते थे, ये क्वेश्चन कहा जाए तो सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन में लिमिटेड एंट्रीज करते थे और इस क्वेश्चन में आपको हर तरह की एंट्री करनी पड़ेगी। तो क्या एंट्री करनी पड़ेगी, एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री करेंगे, इनके सेटलमेंट की एंट्री करेंगे और इनके सेटलमेंट के साथ साथ पार्टनर्स के पेमेंट की एंट्री भी हमें करनी पड़ेगी। तो देखें पार्टनर्स की कैपिटल के पेमेंट के, तो हम पहले क्या करेंगे, एसेट को ट्रांसफर करेंगे। तो एसेट में क्या है, डेटर्स है, फुल वैल्यू लिखेंगे, हम स्टॉक की वैल्यू लिखेंगे, एसेट की वैल्यू लिखेंगे। एसेट डेबिट होती है, हमें इन्हें क्लोज करना है, डिसोल्यूशन के टाइम पे हम इनको क्लोज करते हैं। तो क्लोज करेंगे तो क्या होगा, एसेट जो हमारी डेबिट है वो सब क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी और हम एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। हर बार जो लिखा हुआ था ना कि एसेट हमने ट्रांसफर कर दिए, लायबिलिटीज ट्रांसफर कर चुके हैं, इस बार वो भी ट्रांसफर करने की एंट्री कर रहे हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, डेटर्स की वैल्यू कितनी है 1,95,000, 1,95,000 टू स्टॉक 3 लाख रुपीज, फिक्स एसेट 7,10,000 रुपीज टू फिक्स एसेट्स 7,10,000 रुपीज, टोटल हो गया 3 और 7 10 11 लाख 12,05,000 रुपीज, 12,05,000 रुपीज। अपने फर्स्ट एंट्री हो गई एसेट ट्रांसफर करने की। सेकंड एंट्री करेंगे हम लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की और साथ में इस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स को भी ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर्स भी ट्रांसफर होगा और प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स भी ट्रांसफर होगा। तो एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है सारी बातें कवर करते हुए। तो लायबिलिटीज क्रेडिट होती है तो वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स से हमारे 2 लाख रुपीज के। देन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 5,000 रुपीज से टू रियलाइजेशन 2,05,000 रुपीज। ये हमारी 2 एंट्री। अब बाकी एंट्रीज के लिए हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में क्या लिखा है। ऑन द अबाउट डेट दे डिसॉल्व द फर्म एंड फॉलोइंग अमाउंट्स वर रियलाइज, फिक्स एसेट से 6,75,000, स्टॉक से 339, डेटर से 135। हमारी 3 एसेट थी, तीनों एसेट से कितना कितना रियलाइज होगा हमने बोल दिया। क्रेडिटर्स वन पेड 1,85,000 फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन अमाउंटिंग रुपीज 19,000, एक्सपेंस ऑन रियलाइजेशन कितना है 19,000। तो ध्यान दें अभी हमने किस किस बात की एंट्री करी, एसेट को ट्रांसफर करने की एंट्री करी फर्स्ट एंट्री, लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने की एंट्री करी सेकंड एंट्री, हम थर्ड एंट्री करेंगे इस एसेट के पेमेंट आने की। तो ध्यान दो पहले रियलाइजेशन क्या हुआ था, डेबिट हुआ था, एसेट से पैसा आएगा तो हम क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे। यहाँ पर किसी एसेट का नाम नहीं आएगा, उसकी जगह क्या आएगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट बीइंग एसेट सोल्ड, बीइंग एसेट्स सोल्ड। अब एड अप कर लें, किस किस को एड अप करना है, फिक्स एसेट से कितना है 6,75,000 हमारे फिक्स एसेट से आए, देन 3,39,000 हमारे स्टॉक से आए,
देन डेटर से आए 1,35,000 रुपीज डेटर से आए, तो कुल मिला के 11,49,000 रुपीज रिकवर हुए। तो इस इंटरव्यू में लिख दिए 11,49,000 रुपीज, 11,49,000 रुपीज। देन लाइब्रेरीज के पेमेंट करने की एंट्री कर दें, उसमें रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट करा हमने, 1 क्रेडिटर्स और पेड 1,85,000 क्रेडिटर्स को पेमेंट करा, और साथ में 19,000 ये भी पे करा एक्सपेंसेस के। तो इन दोनों को एडअप कर दे, 1,85,000 प्लस 19,000, इन दोनों को एडअप किया तो हमारी वैल्यू है 2,04,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2,04,000 रुपीज हम एंट्री पास कर दें। हमने क्रेडिटर्स और रियलाइजेशन एक्सपेंस का पेमेंट कर दिया। देन नेक्स्ट एंट्री किस बात की रहेगी, नेक्स्ट एंट्री रहेगी रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस हम कैलकुलेट करेंगे। तो रियलाइजेशन का प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करने के लिए क्या एंट्री होगी, रियलाइजेशन पहली एंट्री में डेबिट हुआ तो डेबिट लिख दिया 12,05,000 रुपीज, हमने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया। सेकंड एंट्री में रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ तो क्रेडिट कर दिया हमने 2,05,000 रुपीज से उसे क्रेडिट करा। थर्ड एंट्री में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट 11,49,000 से क्रेडिट हुआ तो 11,49,000 रुपीज से हमने क्रेडिट करा। और फोर्थ एंट्री में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हुआ 2,04,000 रुपीज से, तो हमने 2,04,000 रुपीज से उसे डेबिट कर दिया। ये अकाउंट बना के देखना पड़ेगा आपको। इसकी टोटल करें हम 0,0,0,509,905 कैरी करें 1 13,54,000 हो जाएगा 14,09,000। तो डेबिट साइड हायर है, हम 14,09,000 रुपीज में से माइनस कर देंगे 13,54,000 रुपीज को। तो 55,000 रुपीज से डेबिट साइड हायर है, तो रियलाइजेशन को बंद करने के लिए रियलाइजेशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे और डेबिट क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल को। पार्टनर्स के नाम क्या है, ए बी सी। तो एंट्री होगी ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। 55,000 रुपीज हमारा लॉस हमने निकाला और इस 55,000 को हम बांट देंगे इनके रेशियो में। इनका रेशियो था 2:2:1, तो 55,000 को 5 से डिवाइड करा तो आया 11,000 इंटू 2 22,000 22,000 एंड 11,000। अब इन सब के बाद एक एंट्री और है जो कि स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आती कि एक एंट्री और कौन सी बची है। तो वो एंट्री बची है पार्टनर्स को पेमेंट करने की। ये पार्टनर्स की कैपिटल है, कैपिटल अकाउंट बनता है। इसके बाद हमने अभी किसी अकाउंट में नहीं बनाया, किसी क्वेश्चन में नहीं बनाया, पर इनका पेमेंट होगा। अब देखो कितना 750, 3,250 बिना अकाउंट बनाए भी हम चेक कर सकते हैं। कैसे, हमने रियलाइजेशन अकाउंट के लॉस से कैपिटल को डेबिट करा। कैपिटल को डेबिट करा मीन्स व्हाट, कैपिटल कम हो गई। अब कैपिटल का पेमेंट करना है। कैपिटल का पेमेंट करने के लिए क्या एंट्री होगी, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। अमाउंट कितना, तो इतना अमाउंट माइनस कर देंगे। ए में से 22,000 माइनस करें, ए कैपिटल 7,50,000 है, उसमें से 22,000 माइनस करें तो वाई 7,28,000। बी की कैपिटल 3 लाख है, 3 लाख में से भी 22,000 माइनस करें तो 2,78,000। देन सी कैपिटल 250 है, 250 में से 11 माइनस करें तो 2,39,000 और इन तीनों को एडअप करके हमने लिख दिया 12,45,000। देखो चेक कर सकते हो कैसे, यहाँ पर हमारी 13 लाख की कैपिटल थी, उस 13 लाख की कैपिटल में से हमने 55,000 का लॉस पार्टनर्स में बांट दिया था, तो रिमेनिंग 12,45,000 हमने उन्हें पे कर दिया। तो ये एक तरह से देखा जाए तो कंप्लीट यहाँ पर रियलाइजेशन अकाउंट को ध्यान में रखते हुए सारी बातें इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस में आ गई है। इन्हें आप न सिर्फ देखें, देखने के बाद इन क्वेश्चन को सॉल्व भी करें। जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो आपको कई सारी बातें और क्लियर हो जाएगी और इसके साथ दूसरे क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करेंगे
तो आपका ये चैप्टर कवर हो जाएगा। और ध्यान दें, हर साल मिनिमम से मिनिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आया है, मिनिमम 6 मार्क का क्वेश्चन आया है यहाँ पर। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करें। इजी टॉपिक है जिसका पुराने किसी टॉपिक से कोई रिलेशनशिप नहीं है पार्टनरशिप की। पार्टनरशिप यदि आपको पुरानी नहीं भी आती तो भी आप इस चैप्टर को बड़ी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। रियलाइजेशन का मैंने फॉर्मेट एक पहले वीडियो में समझा दिया था, आज उसे क्वेश्चन समझा दिए। इसको करके सॉल्व करके देख के आप पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे। तो आज इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं।